हे एवरीबॉडी, मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका निवेशोलॉजी में। आज हम डीवीस लैब के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली ये स्टॉक करेक्ट हुआ है, हम उसके रीजंस देखेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट वीडियो का ये होगा इसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। आगे ये कंपनी कैसे पैसे कमाएगी, रादर नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ कंपनी की क्या होगी, सेल्स ग्रोथ कहाँ से आएगी, अर्निंग्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कहाँ से आने वाली है, हम उसकी बात करेंगे। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा, तो वो आप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब डीवीस का अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो दे आर इनटू जेनरिक एपीआईज, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एंड कस्टम सिंथेसिस में भी है, प्लस न्यूट्रास्यूटिकल्स जो इनका बहुत ही छोटा सा पार्ट है। अब यहाँ पर अगर Q4 के हम नंबर्स देखोगे, Q4 के नंबर्स ख़राब नहीं थे, लेकिन ये जो Q4 के नंबर्स थे वो जो इनका कस्टम सिंथेसिस सेगमेंट है वहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, इसके वजह से वहाँ पे नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। एंड CS जो है इनका, दैट इज़ कस्टम सिंथेसिस, वहाँ पर परफॉर्मेंस क्यों अच्छी थी, क्योंकि वहाँ हायर सेल्स हुई थी फ्रॉम मोलनूपिराविर। हो सकता है मैं इस ड्रग का नाम गलत ले रही हूँ, दैट इज़ एंटीवायरल ड्रग फॉर कोविड। तो ये जो कोविड के लिए ये जो एंटीवायरल ड्रग है उसके वजह से इनकी जो सेल्स थी काफ़ी हायर थी। एंड जो डीवीज़ है मर्क के लिए ऑथोराइज्ड मैन्युफैक्चरर है, जहाँ मोलनूपिराविर API की बात आती है। एंड इनका जो जेनरिक API सेगमेंट था वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया ड्यू टू इंटेंस प्राइसिंग प्रेशर्स। हालांकि वॉल्यूम में वहाँ दिक्कत नहीं थी, लेकिन प्राइसिंग प्रेशर्स में थी। सो ये जो हायर एंटीवायरल ड्रग जो है इनका कोविड का, वहाँ पर दैट इज़ द की फैक्टर जिसके वजह से सेल्स काफ़ी अच्छी आई और जिसके वजह से ग्रोथ बहुत अच्छी आई इनके रेवेन्यूज़ में। सो अब ये माना जा रहा है कि अब जैसे बेस काफ़ी हाई हो गया है, एंड ये हाई बेस एक्चुअली वुड पोज अ चैलेंज फॉर ग्रोथ। सो इसके वजह से ये जो CS जो है कस्टम सिंथेसिस जो सेल्स हैं, यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी की इश्यूज़ हैं। सो जो ये कंट्रीब्यूशन रहेगा आगे FY23 में, जो एंटीवायरल ड्रग है कोविड का जिसके वजह से एक्सेस सेल्स आई है, यहाँ से कंट्रीब्यूशन आगे जाके कम हो सकता है। क्योंकि चाइना के अलावा अगर आप बाकी सारी जगहों पे देखोगे वहाँ कोविड में थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो जितना एंटीवायरल ड्रग का सेल्स इस साल आया है उतना हो सकता है FY23 में ना आए। इसके वजह से यहाँ पर क्योंकि FY22 में बेस हाई हो गया है, सो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ या ओवरऑल ग्रोथ थोड़ी कम हो सकती है। एंड सेकेंड रीज़न क्या है, इनका जो काकीनाडा का प्रोजेक्ट आ रहा था, दैट इज़ जो इनका केपेक्स आ रहा था, वहाँ डिले हो चुका है। सो इन्वेस्टर्स को ये भी थोड़ा डर लग रहा है कि केपेक्स डिले होने की वजह से यहाँ पर अगर एक्सेस डिमांड आती है तो डीवीस कैसे इसको पूरा कर पाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे ये लोग गवर्नमेंट क्लियरेंसेस का वेट कर रहे हैं काकीनाडा के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर और डिले होता भी है तो डीवीस के पास एक्चुअली लैंड है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में। तो अगर वहाँ पर अगर कुछ एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ती है और काकीनाडा में डिले होता है, सो दे हैव दैट एक्सेस लैंड जहाँ पर ये लोग एक्सपेंशन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या हो गई ना कि नॉर्मली कंपनी गाइडेंस देती है कि उनको क्या लगता है आगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं एंड एवरीथिंग। इस बार डीवीस ने ऐसे कुछ गाइडेंस नहीं दी, क्योंकि जो उन लोगों को खुद को ही नहीं पता कि आगे जाके कौन से और इश्यूज़ आ सकते हैं। बिकॉज जो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत चल रही है, देन कंटेनर की जो दिक्कत चल रही है, आपने हर कंपनी को सुना होगा ये बोलते हुए कंटेनर्स की दिक्कत है, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। सो यहाँ पर डीवीस भी यही प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सो नियर टर्म में प्रेशर्स आना पॉसिबल है। नंबर 1 FY23 की अगर मैं बात करूँ तो, और सेल्स जो हमने रेवेन्यू देखा, यहाँ पर हाई बेस होने की वजह से रेवेन्यू ग्रोथ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है इन FY23, हमने वो भी देखा। सो इन रीजंस की वजह से डीवीस का स्टॉक प्राइस करेक्ट हुआ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। अब यहाँ पे हम FY23 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2-3 ईयर्स डाउन द लाइन इस कंपनी में क्या हो सकता है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती है, हम उसकी बात कर रहे हैं। सो नंबर 1 ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कि यहाँ पर इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर इनका मार्केट शेयर इज़ 60 to 70%, लेकिन इनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर इनका मार्केट शेयर इज़ ओनली 20, 25, 30%। तो इन प्रोडक्ट्स में इनको मार्केट शेयर अपना 60 to 70% ले जाना है। सो यहाँ से सेल्स ग्रोथ आना एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ जहाँ पर ये लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज़ इनटू सार्टन। अब सार्टन एक
समझ लो कि एक API की फैमिली है एंड दैट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट APIs इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर प्रॉब्लम, अब यहाँ पर DVs कैसे अलग है इन चीज़ों में। सी यहाँ पे क्या हुआ था, APIs में NDMA इश्यूज़ आए थे। मतलब आप ये समझ लो कि एक इम्प्यूरिटी है, ठीक है, सो NDMA की इम्प्यूरिटी आ रही थी कुछ APIs में, और ये इम्प्यूरिटी जो है दिस कॉजेज कैंसर। सो अगेन ये क्या हो गया, एक मेजर US FDA कंसर्न हो गया। लेकिन ये US FDA कंसर्न इज़ एक्चुअली एन एडवांटेज ऑफ DVs। अब ऐसा क्यों? क्योंकि DVs की खासियत ये है कि अब जैसे नॉर्मली अगर आप वैल्यू चेन देखोगे, आपका पहले KSM होता है, की स्टार्टिंग मटेरियल, फिर इंटरमीडिएट्स होते हैं एंड फिर इंटरमीडिएट्स के बाद APIs होता है। सो यहाँ पर DVs फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। मतलब ये KSM जो की स्टार्टिंग मटेरियल है ये भी खुद बनाते हैं, तो इंटरमीडिएट्स भी ये लोग खुद बनाते हैं, तो API ये लोग खुद बनाते हैं। सो पूरे वैल्यू चेन में ये लोग हैं। सो इसके वजह से क्या होता है, इन जो NDMA की जो इम्प्यूरिटीज़ है ये इनके API में है ही नहीं। सो NDMA वाली प्रॉब्लम इनके प्रोडक्ट में आती ही नहीं है। और अगर आप ग्लोबल सार्टन मार्केट देखोगे दैट इज़ ऑलमोस्ट $20 to $25 बिलियन एंड DVs एक्चुअली इसका लार्जर पाई कैप्चर करने की सोच रहा है एंड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। एंड क्योंकि DVs जैसे हमने बात की थी इज़ फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ह्यूज कॉस्ट एडवांटेज आएगा एंड यहाँ पर इम्प्यूरिटीज़ भी नहीं आएगी। सो इन लोग ने काफ़ी कैपेसिटी क्रिएट की है सार्टन्स के लिए एंड एटलीस्ट 3 सार्टन्स इनके वैलिडेशन में है एंड यहाँ पर आगे कमिंग ईयर्स में इनको खूब वॉल्यूम आने वाला है। अब नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ इज कॉन्ट्रास्ट मीडिया। अब यहाँ से खूब अच्छी ग्रोथ आ सकती है। इसको बहुत सिंपल से समझते हैं। अब कॉन्ट्रास्ट मीडिया बेसिकली क्या होता है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो आपके CT, MRI, मेडिकल एक्सरे यहाँ पर यूज़ होते हैं। अब इससे क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं, तो इससे क्या होता है, ये जो क्वालिटी ऑफ इमेजेस हैं या जो पिक्चर्स हैं, जैसे आप MRI निकाल रहे हो या आप मेडिकल एक्सरे निकाल रहे हो, वहाँ पे जो इमेजेस हैं उसको एनहांस करता है, सो दैट जो रेडियोलॉजिस्ट है जो ये इमेजेस को देख रहा है, जो एक्यूरेटली रिपोर्ट कर सके कि हाउ योर बॉडी इज़ वर्किंग, कि कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सो इसके वजह से कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ किए जाते हैं। और ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो होते हैं ये एक्चुअली बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं, जिसके वजह से जो मेडिकल इमेजिंग है या जो इमेजेस है वो एनहांस होके दिखती हैं। अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है दैट इज़ बेस्ड ऑन आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज़ होते हैं, मतलब उसमें आयोडीन होता है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, पहले ये जो आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, पहले आयोडीन मान लो $20 $25 होता था, तो आज $65 $70 है। बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया में ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं। सो वर्ल्ड में देयर आर ओनली 2 अदर देन DVs। सो DVs भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया में आ चुका है। सो अब यहाँ पर जैसे मैं कह रही थी कि पहले जो आयोडीन आपका $20 $25 था वो आज $65 $75 है। सो यहाँ पर US में क्या चल रहा है, आयोडीन की रिसाइकलिंग चल रही है एंड यहाँ पर DVs भी यही काम करने वाला है। सो हाउ एफिशिएंटली आप आयोडीन कंज्यूम करते हो, आप उसको कैसे रिकवर करते हो, आयोडीन को रिसाइकल कैसे करते हो विद मिनिमम लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर DVs इज़ एक्सेलेंट इन दिस, सो दैट्स द विनिंग सिचुएशन। और यहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस आ सकता है जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया की बात आती है तो। सो यहाँ पर अगर आप 2-3 साल में देखोगे बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो सकती है कॉन्ट्रास्ट मीडिया में विद गुड नंबर्स। प्लस यहाँ पे नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर क्या है कि इनको 2 लार्ज कस्टम सिंथेसिस के प्रोजेक्ट मिले थे, इवन दे आर प्रोग्रेसिंग वेल। सो क्वालिफिकेशन क्वांटिटी ऑलरेडी सप्लाई हो चुकी है, कमर्शियल क्वांटिटी जो रहेगी वो इन नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में आ जाएगी। एंड ये सारे अगर आप देखोगे दीज आर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। प्लस यहाँ पर नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर क्या है, जो इनका फ्यूचर जेनरिक्स मार्केट है। सो यहाँ पर FY 23 एंड 25 के बीच में आप देखोगे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ पेटेंट जाने वाले हैं। सो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको $20 बिलियन का बिजनेस मिलने वाला है। सो अगेन DVs के पास कैपेसिटी है, प्रोडक्ट्स डेवलप्ड है, सैम्पल्स इन लोग ने ऑलरेडी सप्लाई कर चुका है, वैलिडेशन अंडर प्रोग्रेस है। सो जैसे ही जो ये प्रोडक्ट्स हैं उनके पेटेंट एक्सपायर हो जाएंगे, DVs इज़ रेडी टू सप्लाई। सो यहाँ पर FY 23 में जैसे मैंने कहा कि थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड, मतलब 2 ईयर्स 3 ईयर्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी आ सकती है।
सो नियर टर्म में प्रेशर रह सकते हैं, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम येस मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है ड्यू टू दी मोड्स जो इस बिज़नेस में है। लो कॉस्ट आपका हो गया, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो गया, देन फंजिबल कैपेसिटीज़ हो गए। इन सब रीजंस की वजह से डीवीज एज अ कंपनी मुझे काफ़ी पसंद है। सो येस आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस एंड अभी जैसे करेक्शन काफ़ी हुआ है, प्लस मैं और इस पे वॉच रखने वाली हूँ, हो सकता है और करेक्शन हो नियर टर्म प्रेशर्स की वजह से। सो इस पे मेरा क्लोज वॉच रहेगा, हो सकता है मैं इसमें एंट्री ले लूँ बिकॉज पर्सनली मुझे ये बिज़नेस काफ़ी अच्छा लगता है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको डीवीज लैब कैसी लगती है, अगर आपके पास है या आप इसमें एंट्री लेने का सोच रहे हैं। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।